तो भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनके बदलाव और भविष्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए इस सफर को समझते हैं। अब इस कहानी का स्केल समझने के लिए जरा इस एक फैक्ट पर गौर कीजिए। भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन इसी जमीन पर दुनिया के 17.5% लोग रहते हैं। ये एक आंकड़ा ही हमें ये बताने के लिए काफी है कि ये विषय कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो सवाल वही है, भारत आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे। देखिए, ये कोई 1-2 दिन में हुई घटना नहीं है। ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसके कई अलग अलग चैप्टर्स हैं। चलिए इस सफ़र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले एक दौर था धीमी ग्रोथ का। फिर आया द ग्रेट एक्सेलरेशन, मतलब जब आबादी में जबरदस्त उछाल आया। उसके बाद रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी और अब हम एक बिल्कुल नए मोड़ पर, एक नए चौराहे पर खड़े हैं। यही हमारे पूरे विश्लेषण का रोडमैप है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये थियरी हमें बताती है कि जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है, उसकी आबादी कैसे बदलती है। पहले जन्म और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती हैं और फिर धीरे धीरे दोनों कम हो जाती हैं। भारत की कहानी को समझने के लिए ये एक चाबी की तरह है। चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, वो दौर जब भारत का पॉपुलेशन ग्राफ सीधा आसमान की तरफ बढ़ गया था। याद है वो मॉडल जिसकी हमने बात की थी? भारत का पॉपुलेशन बूम तब हुआ जब देश स्टेज 2 में दाखिल हुआ। यहां क्या हुआ कि मृत्यु दर तो तेजी से गिरने लगी, मतलब लोग अब ज्यादा जी रहे थे, लेकिन जन्म दर वैसी की वैसी ही ऊंची बनी रही। और इस बदलाव का असर ये हुआ कि सिर्फ 30 सालों में भारत की आबादी डबल हो गई। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में। ये एक ऐसी ग्रोथ थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और मजे की बात यह है कि ये जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, वो असल में अच्छी खबरों का नतीजा था। बेहतर मेडिकल सुविधाएं, साफ सफाई, खाने की बेहतर व्यवस्था और महामारियों पर कंट्रोल। इन सब की वजह से लोग पहले से ज्यादा लंबा और सेहतमंद जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चीज हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं बढ़ती। 1981 के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया और भारत ने अपनी आबादी की इस तेज रफ्तार पर धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। इसे ऐसे समझिए, पहले फोकस था लोगों की जानें बचाने पर, यानी डेथ रेट कम करने पर। अब कहानी का फोकस शिफ्ट हो गया बर्थ रेट कम करने की तरफ। मतलब अब समाज और परिवारों के सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। आज भारत की औसत प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट लगभग 2.0 है, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पीढ़ी बस अपनी जगह लेने के लिए अगली पीढ़ी को जन्म दे रही है, उससे ज्यादा नहीं। इससे होता यह है कि आबादी आगे चलकर स्थिर हो जाती है। तो ये रफ्तार धीमी कैसे हुई? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। 1952 से चले आ रहे सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रमों का भी हाथ था, शहरों की तरफ बढ़ते लोगों का भी। लेकिन सबसे बड़े कारण थे महिलाओं की बढ़ती शिक्षा और देश का सामाजिक आर्थिक विकास। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, इसमें एक ट्विस्ट है। अगर हम पूरे भारत को एक ही नज़र से देखें तो हम असली तस्वीर मिस कर देंगे। असल में भारत के अंदर ही हमें एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग डेमोग्राफिक कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ हैं उत्तर भारत के राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां फर्टिलिटी रेट अब भी ज्यादा है और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं दक्षिण के राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु, जहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहां फर्टिलिटी रेट काफी कम है और शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बहुत बेहतर है। ये चार्ट इस फर्क को और साफ कर देता है। और ये जो असंतुलन है, ये पूरे देश के लिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की चुनौतियां और मौके पैदा करता है। इससे नीतियां बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे सफर के बाद आज भारत आखिर खड़ा कहाँ है? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से भविष्य के 2 रास्ते निकलते हैं। ये हमारी आबादी एक बहुत बड़ा अवसर भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। तो आगे क्या होगा ये सोचने से पहले चलिए एक नज़र में इस पूरे सफर को फिर से देख लेते हैं। एक धीमी शुरुआत से लेकर एक तेज उछाल तक, फिर रफ्तार का धीमा होना और अब एक नया दौर। ये सब कुछ इस एक टेबल में है।
तो वो दो रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर, मतलब एक विशाल युवा और कामकाजी आबादी जो देश की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। और दूसरा रास्ता है चुनौती का, नौकरियों, घर, पानी और पर्यावरण जैसे जरूरी संसाधनों पर बढ़ता हुआ भारी दबाव। तो आखिर में सब कुछ एक ही चीज पर आकर टिक जाता है। भारत की सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत उसके लोग हैं, और देश का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी इस विशाल मानव शक्ति का इस्तेमाल कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की ये विशाल आबादी जो इसकी पहचान है, क्या वो इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या फिर सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? इस सवाल का जवाब ही भारत का अगला अध्याय लिखेगा।